ऑन इक्वालिटी। इस वीडियो में हम क्लास 7th की सिविक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है ऑन इक्वालिटी, उसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ डेमोक्रेसी व्हाई इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इम्पोर्टेंट। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इम्पोर्टेंट क्यों है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। सी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द आंसर। इट प्रोमोट्स द आइडिया ऑफ इक्वालिटी। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या करता है, सबको इक्वल राइट टू वोट देता है ना, तो ये इक्वालिटी की आइडिया को प्रमोट करता है। पॉइंट नंबर 1। सी पॉइंट नंबर 2, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रोवाइड इक्वल राइट टू वोट टू ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। एक डेमोक्रेसी के अंदर बहुत ज़रूरी है कि सबको इक्वल वोटिंग राइट मिले, और ये इक्वल वोटिंग राइट किसके ज़रिए मिलता है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के जरिए मिलता है। तो एक डेमोक्रेसी में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सी पॉइंट नंबर 3, इट मेक्स द गवर्नमेंट मोर अकाउंटेबल टुवर्ड्स पीपल। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि हमारा राइट टू वोट, ये हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं जिनको हम खुद बनाते हैं वोट के जरिए, तो हमारी गवर्नमेंट्स को और ज़्यादा जिम्मेदार बनाता है, उन्हें अकाउंटेबल बनाता है। क्यों? क्योंकि हम अपने राइट टू वोट के ज़रिए अगर सरकार ने अच्छा काम नहीं किया तो हम किसी और पार्टी को वोट दे देंगे और उन्हें जिता देंगे। ठीक है, तो ये हमारी जो चुनी हुई सरकार है उसको और जिम्मेदार बनाता है। लीडर्स दोबारा से इलेक्शन लड़ना चाहेंगे और दोबारा से पावर में आना चाहेंगे, तो वो काम भी अच्छा करेंगे वोट लेने के लिए। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, इट जनरेट इक्वालिटी एट पॉलिटिकल स्फीयर। तो पॉलिटिकल स्फीयर पे, पॉलिटिक्स के मैटर में ये सब लोगों को बराबर बनाता है, ये इक्वालिटी जनरेट करता है। पॉइंट नंबर 5, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जो है ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स का एक नेसेसरी एलिमेंट है। इसके बिना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स कंप्लीट डेमोक्रेसीज नहीं बनती हैं। ठीक है, तो ये हमने इसके 5 पॉइंट्स डिस्कस किए। नाउ लेट्स गो टू द सेकंड क्वेश्चन। बच्चा सेकंड क्वेश्चन जो है, रीरीड द बॉक्स ऑन आर्टिकल 15 एंड स्टेट 2 ways इन विच दिस आर्टिकल एड्रेसेस इनइक्वालिटी। ठीक है, तो रीरीड, एक बार दोबारा से पढ़ें। आपकी बुक में आर्टिकल 15 का जो बॉक्स है एक बार उसको दोबारा से पढ़ें। ठीक है, और बताएं किन 2 तरीकों से ये अनइक्वालिटी को, गैर बराबरी को ख़त्म करता है, उसको दूर करता है, उसको हटाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वर्ड है ना, स्टेट 2 ways इन विच दिस आर्टिकल एड्रेसेस इनइक्वालिटी। एड्रेसेस मतलब वो एड्रेस नहीं करता इनइक्वालिटी को, वो इनइक्वालिटी को, वो गैर बराबरी को हटाता कैसे है, हमें वो बताना है। ठीक है, सो कैसे करता है ये काम। पॉइंट नंबर 1 देखो आंसर में, इट स्टॉप्स ऑल काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रोमोट्स इक्वालिटी। आर्टिकल 15 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हर तरह के डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करता है और इक्वालिटी को प्रमोट करता है, बराबरी बढ़ाता है। इट डिक्लेयर दैट स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। मतलब कि स्टेट यानी कि देश, सरकार किसी भी इंसान को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, किसी के साथ भी इस तरह का गैर बराबरी का व्यवहार नहीं करेगी। ठीक है, चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी जेंडर का हो, मेल हो, फीमेल हो, उसका जन्म कहीं भी हुआ हो, तो स्टेट जो है वो किसी भी व्यक्ति के प्रति किसी भी तरह का भेदभाव नहीं रखेगी, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, उसको बराबरी के साथ ट्रीट करेगी। ठीक है, तो एक प्रोविज़न तो इसमें ये है। तो इस तरीके से इक्वालिटी को मेंटेन करता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 15। सेकंड पॉइंट देखो इसमें, इट प्रोवाइड accessibility to all people to all public places। ये सभी लोगों को accessibility देता है, हर पब्लिक प्लेस पे जाने का हक देता है। बच्चों एक ज़माना था जब बहुत सारे जो लोअर कास्ट पीपल थे उनको पब्लिक वेल से पानी भरने की इजाज़त नहीं थी, वो मंदिरों में नहीं जा सकते थे। तो बहुत सारे ऐसे पब्लिक प्लेसेस थे जहाँ उनका जाना जो है मना था। लेकिन आर्टिकल 15 ये कहता है कि जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे सब लोग जाएंगे,
चाहे उनकी जाति धर्म कोई भी हो, उसमें कोई मनाही नहीं है। कानून के सामने सब बराबर हैं और देश में हर जगह सबको जाने का हक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इट प्रोवाइड एसेसिबिलिटी टू ऑल पीपल टू ऑल पब्लिक प्लेसेस लाइक शॉप। तो पब्लिक प्लेसेस चाहे दुकानें हों, चाहे रेस्टोरेंट्स हों, चाहे होटल्स हों, ठीक है, और कोई इंटरटेनमेंट की जगह हो, पब्लिक पार्क्स हों, कुछ भी हो। ठीक है, तो इस तरह की बात है। तो आर्टिकल 15 इक्वालिटी को मेंटेन करता है, सबको बराबरी देता है, डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है, पब्लिक प्लेसेस में जाने की सबको परमिशन देता है। ठीक है, ये हो गई बात। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3। इन व्हाट वेज वाज ओम प्रकाश वाल्मीकि's एक्सपीरियंस सिमिलर टू दैट ऑफ अंसारी? किस तरीके से ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो अनुभव है वो अंसारी फैमिली के जैसा ही था। ठीक है, हमने दोनों की कहानियाँ पढ़ी थी चैप्टर को स्टडी करते टाइम। ठीक है, तो देखो, बोथ ऑफ देम फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बाय द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट एंड रिलीजन। दोनों को ही डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। याद है ना, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस किया था और जो अंसारी फैमिली है उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा था ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन। उन्हें धर्म के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ा था। ठीक है, ये हो गई बात। पॉइंट नंबर 2 देखो, बोथ सफर्ड फ्रॉम अनइक्वल ट्रीटमेंट। दोनों को ही अनइक्वल ट्रीटमेंट का सामना करना पड़ा था। पॉइंट नंबर 3, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी ऑफ बोथ ऑफ देम गेट वायलेटेड। और दोनों की ही डिग्निटी, दोनों का ही आत्मसम्मान है ना, वो वायलेट हुआ था, उनके आत्मसम्मान पर चोट पहुंची थी। ये हुआ हमारा आंसर। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर लॉ? इससे आप क्या समझते हैं कि कानून के सामने सब लोग बराबर हैं। इसी क्वेश्चन में एक और बात पूछी गई है, व्हाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट इन ए डेमोक्रेसी? तो डेमोक्रेसी में सभी लोगों का कानून के सामने बराबर होना, ये इक्वालिटी बिफोर लॉ क्यों ज़रूरी है? चलिए आंसर समझते हैं। द टर्म ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर लॉ मीन्स दैट एवरीवन विल बी गिवन जस्टिस बिफोर लॉ बाय ट्रीटिंग देम इक्वल। मतलब कानून के सामने सब बराबर होंगे, कानून के सामने सबको जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा और कानून सबको बराबर मानेगा। ठीक है, चाहे उनका इकोनॉमिक स्टेटस कुछ भी हो, चाहे वो किसी भी जाति धर्म, ठीक है, किसी भी जगह से बिलोंग करते हों, कानून के सामने सब बराबर है। ठीक है, फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू द कॉमन पीपल ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ। चाहे देश का प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो और चाहे कॉमन पीपल हो, चाहे गरीब लोग हों, कानून के सामने सब बराबर हैं। तो इसका मतलब ये है, ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर लॉ मीन्स ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ। ठीक है, उसके बाद व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, तो कानून के सामने सबका बराबर होना क्यों ज़रूरी है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। सो इक्वालिटी इज़ नेसेसरी एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। पहली बात तो यही है कि इक्वालिटी जो है, सबका बराबर होना डेमोक्रेसी में बहुत ज़रूरी है। भाई सीधी सी बात है, इक्वालिटी नहीं मतलब डेमोक्रेसी नहीं। डेमोक्रेसी में इक्वालिटी बहुत ही नेसेसरी पिलर है, ज़रूरी पिलर है, ज़रूरी एलिमेंट। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, अकॉर्डिंग टू दिस नो वन शुड बी ट्रीटेड ऑन अनइक्वल बेसिस। तो इसके अकॉर्डिंग किसी को भी अनइक्वल बेसिस पे ट्रीट नहीं किया जाएगा, किसी के साथ भी किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना ही धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, जेंडर के नाम पर, कोई चाहे मेल हो चाहे कोई फीमेल हो, ना ही कलर के नाम पर, किसी भी चीज़ पर किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऑल विल बी ट्रीटेड एज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ। राइट, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नाउ गो टू क्वेश्चन नंबर 5। सी क्वेश्चन नंबर 5, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट पास किया, एक कानून पास किया जिसका नाम था डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016। ठीक है, दिस लॉ स्टेट्स दैट पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैव इक्वल राइट्स। तो इसमें क्या नियम था, क्या कानून था कि भाई जो लोग डिसेबल हैं, जिनका कोई बॉडी पार्ट ढंग से काम नहीं करता, जो ढंग से चल फिर नहीं सकते, उठ बैठ नहीं सकते, तो उन लोगों को भी इक्वालिटी के साथ, सम्मान के साथ, डिग्निटी के साथ जीने का हक है। एंड द गवर्नमेंट शुड मेक पॉसिबल देयर फुल पार्टिसिपेशन इन देयर सोसाइटी। और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कुछ ऐसे काम करे जिससे इन लोगों को भी समाज में अपनी पूरी इन्वॉल्वमेंट महसूस हो, ये लोग अपने आप को समाज में घुला मिला पाएँ।
ये भी समाज में हर जगह आ सकें, हर जगह जा सकें, ठीक है, लोगों की बातचीत में, उनके कामों में शामिल हो सकें, ठीक है। तो ये इस एक्ट में प्रोविज़न था। द गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन, तो गवर्नमेंट को क्या देना होगा, फ्री एजुकेशन देनी होगी। इंटीग्रेट चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ इनटू मेन स्ट्रीम स्कूल्स, और जिन बच्चों को किसी तरह की डिसेबिलिटीज़ है, वो जो मेन स्ट्रीम वाले स्कूल जिसमें सारे हेल्दी बच्चे, सब तरह के बच्चे पढ़ते हैं, वो भी उन्हीं बच्चों के साथ पढ़ेंगे, ठीक है, और ऐसा होना भी चाहिए, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ने इसमें प्रोविज़न किया। दिस लॉ ऑल्सो स्टेट दैट ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग बिल्डिंग्स, स्कूल्स एट्सेट्रा शुड बी एसेसिबल एंड प्रोवाइडेड विद रैम्प्स, और इसमें एक ये भी प्रोविज़न है कि जितनी भी बिल्डिंग्स होंगी, ठीक है, स्कूल्स होंगे, पब्लिक प्लेसेस होंगी, बिल्डिंग्स होंगी, वहाँ पे इन लोगों के आने जाने के लिए, क्योंकि ये लोग जैसे कि कोई इंसान व्हील चेयर पे है, तो इन लोगों के आने जाने के लिए रैम्प्स बने होंगे, सीढ़ियाँ जो बनती हैं ना, स्टेयर्स बनती हैं, उन पे ये लोग चढ़ नहीं सकते, वहाँ से उतर नहीं सकते, तो वहाँ पे रैम्प्स बने होंगे, ठीक है। इमेज में ये देखो इस तरह के रैम्प्स होते हैं, तो वहाँ पे रैम्प्स बने होंगे ताकि ये लोग आसानी से बिना किसी पर डिपेंड हुए आ जा सकें, ठीक है। तो देखो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, फिर हम इसके आंसर पे आते हैं। अब इसके अंदर देखो बच्चा, इसमें ये बात पूछी गई है आपसे, यहाँ एक इमेज दिखाई गई है, ये इस बच्चे को देखो, और यहाँ इस बच्चे को सीढ़ियों से नीचे उतार रहे हैं, 4 गार्ड लगे हुए हैं, ठीक है, ये इसको नीचे उतार रहे हैं। अब इसमें कई क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, जिसमें इस एक्ट का भी जिक्र होगा और भी कुछ बातें पूछी जाएंगी। क्वेश्चन क्या क्या है, लुक एट द फोटोग्राफ एंड थिंक अबाउट द बॉय हु इज़ बीइंग कैरिड डाउन द स्टेयर्स, तो फोटो को देखो, ठीक है, और यहाँ देखो इस बॉय को, इस लड़के को जो है सीढ़ियों से नीचे लाया जा रहा है। अब क्वेश्चन शुरू होता है, डू यू थिंक द अबव लॉ इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन दिस केस, क्या आपको लगता है कि जो अबव लॉ है, ठीक है, वो इम्प्लीमेंट हुआ, कौन सा लॉ, डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016। तो भाई इस इमेज को हम देखते हैं तो यहाँ पे कोई रैंप नहीं बना हुआ, तो यहाँ तो वो लॉ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट नीड्स टू बी डन टू मेक द बिल्डिंग मोर एसेसिबल फॉर हिम, तो इस बच्चे के लिए इस बिल्डिंग को और एसेसिबल बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, ऑब्वियसली रैंप बनाया जाना चाहिए, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, हाउ वुड हिज बीइंग कैरिड डाउन द स्टेयर्स अफेक्ट हिज डिग्निटी एज वेल एज हिज सेफ्टी, तो जैसे कि इस बच्चे को ऊपर से नीचे लाया जा रहा है, तो किस तरीके से ये इसकी डिग्निटी को हर्ट करता है, और ये इसकी सेफ्टी के लिए भी सही नहीं है ना। तो कैसे इसकी डिग्निटी हर्ट करता है, ओबियसली देखो, या तो ये बच्चा आत्मसम्मान से अपने आप ऊपर से नीचे आ पाता है ना, खुद अपने एफर्ट से, एक इसको ऊपर जाने के लिए भी और सीढ़ियों से नीचे आने के लिए भी 4-4, 5-5 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, ये डिपेंड है उनके ऊपर, तो शायद इस बच्चे को ओबियसली अच्छा नहीं लगता होगा, है ना। तो एक तो हुई ये बात। दूसरा, ये लोग सीढ़ियों से इसे हर बार नीचे लाते हैं, हर बार ऊपर लेके जाते हैं, हो सकता है कभी किसी का पैर इधर उधर रखा जाए, स्लिप हो जाए और ये बच्चा गिर जाए और इस बच्चे को ज़्यादा चोट आए, इवन गार्ड्स को भी चोट आ सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से इस बच्चे की डिग्निटी के लिए भी ये ठीक नहीं है और इसकी सेफ्टी के लिए भी ये तरीका ठीक नहीं है। आंसर के पॉइंट्स देखो, द लॉ इज़ नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन दिस केस, हमने डिस्कस किया इस केस में ये लॉ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, टू मेक द बिल्डिंग मोर एसेसिबल टू हिम व्हीलचेयर रैम्प शुड बी कंस्ट्रक्टेड, तो व्हीलचेयर रैम्प बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, बीइंग कैरिड डाउन द स्टेयर्स इज अनसेफ बिकॉज ही माइट स्लिप एंड फॉल फ्रॉम दिस व्हीलचेयर, तो ये गिर भी सकता है व्हीलचेयर से और स्लिप भी हो सकता है यहाँ से, तो ये सेफ नहीं है इस बच्चे के लिए। एट द सेम टाइम इट इंजर्स हिज डिग्निटी, और ये इसकी डिग्निटी पर भी चोट पहुँचाता है, कैसे, बिकॉज ही हैज़ टू रिले ऑन अदर्स देयर बाय मेकिंग हिम कॉन्शियस ऑफ हिज डिसेबिलिटी, तो ये दूसरे लोगों पर डिपेंड है और इसे हर वक्त इस बात का एहसास होता रहता है कि ये डिसेबल है, इसे चलने फिरने में दिक्कत है, तो बार बार जब इसे इस बात का एहसास होता है तो इसकी डिग्निटी पर चोट पहुंचती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये हम डिस्कस कर चुके हैं आपका जो चैप्टर नंबर 1 है सिविक्स का ऑन इक्वालिटी, इसके सभी क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। बाय बाय।